चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केट के महारथी दिनशो अरानी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाजार की बातचीत आगे लेके जाने के लिए। दिनशो, बाजार थोड़ा नरम पड़ रहा है, कुछ चीज़ें बाजार को शायद नर्वस कर रही हैं। डॉलर इंडेक्स का बढ़ जाना, ब्रेंड का बढ़ जाना, यूएस यील्ड्स का बढ़ जाना, और एक व्यू बाजार में ये बन के आया, कल सिटी ने एक रिपोर्ट निकाली कि अगर किसी कारणवश एफआईएस ने पैसा निकालना थोड़ा शुरू किया और चाइना गए, वो एक ट्रेड होगा, और इस वजह से अगर बाजार भारतीय गिरते हैं तो आपको लपक के ले लेना चाहिए। आप भी एक एफआई भी एक तरह से एफआई का ही ऑफशूट है इंडिया का पीएमएस। आपको क्या ये एक रिस्क है बाजार में शॉर्ट टर्म में क्या, और आप उसका फायदा कैसे उठाएंगे अगर गिरता है तो? जी जी, धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए एंड वेरी गुड मॉर्निंग आपको और आपकी टीम और व्यूअर्स को। तो एक्चुअली देखा जाए तो बाजार का ऐसा है कि एक तो बराबर बोला कि चाइना का जो ट्रेड था, नॉट ओपनिंग ट्रेड बट पॉलिट ब्यूरो मीटिंग थी, ओपनिंग ट्रेड तो फ्लॉप हो गया था जो अक्टूबर में चालू हुआ था। तो पॉलिट ब्यूरो मीटिंग हुई थी, उन्होंने कुछ आवाजें निकाली थी वहां पे, पर तो थोड़ा पैसा शायद वहां डाइवर्ट हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता वो लॉन्ग टर्म रहेगा, क्योंकि एक्चुअली उनके प्रॉब्लम अलग है। उनका रियल एस्टेट का इशू है, ग्रोथ रेट में प्रॉब्लम है, बैंकिंग सेक्टर में प्रॉब्लम है, एंड प्लस जो डेमोग्राफिक डिविडेंड जो था पहले उनका, वो अभी तो लायबिलिटी बन रहा है उनके लिए, क्योंकि इतना ड्रॉप आ रहा है उनके एक्चुअल कंजम्पशन स्पेस में। सो वो सब आप अगर जो परे भी रखें और आप इंडिया को देखें, तो पहले तो ये काउंटर करने के लिए हमारे पास जो डीआईएस है वो काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हमने देख लिया था कि 20 बिलियन की सेलिंग थी एफआईएस की, पर डीआईएस की 26 बिलियन की बाइंग थी, और उसके चलते हमारा बाजार संभल गया था। तो वो एक है। दूसरा, आप ये देखिए कि वैल्यूएशन फ्रंट पे भी हमारा मार्केट जो कि एक ऑल टाइम हाई पे घूम रहा है, उसके आसपास ही घूम रहा है, पर फिर भी हमारी जो वैल्यूएशन है वो अगर जो पिछले 6 साल का आप एवरेज देखें तो उसके आसपास है, तो उसका भी कंसर्न नहीं है ज्यादा। सो वो एक आप ध्यान में रखिए। तो ये जो उथल पुथल है अभी आज की तारीख में, उसको भी अगर जो आप देखते हैं तो ईयर टू डेट बाजार हमारा कोई 7-8% शायद ऊपर है रूपी टर्म में। लेकिन आप अगर जो अक्टूबर 21 का हाई देखें, तो उससे लेके आज तक भी बाजार हमारा 8% ऊपर है, लेकिन डॉलर में आई थिंक रूपी कोई 10% डिप्रिसिएट हो चुका है वहां से, तो डॉलर में तो हम डाउन ही है। तो आप अगर 25 साल का एवरेज देखें इंडिया का, जहां पे ग्रोथ रेट 14-14.5% रहती थी, तो वो अगर जो आप समझते हैं कि होगा, और हमें तो लगता है होगा ही होगा, क्योंकि हमारा जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ आप 11% समझ रहे हैं आगे चल के, तो ऑब्वियसली 14% तो बाजार को रहना ही पड़ेगा उधर उसको फ्यूल करने के लिए। तो इसलिए हमें लग रहा है कि ये एक छोटा सा अपॉर्चुनिटी इनफैक्ट बन रहा है, और हमें तो काफी कंफर्ट है बाजार में ये लेवल पे भी। एंड जैसे हमने बोलते आए कि हम तो अपॉर्चुनिटी सदा देखते रहते हैं टू पिकअप, थोड़ा ट्रिम भी करते रहते हैं जैसे जैसे वैल्यूएशन हमें लगते हैं कि स्ट्रेच लग रहा है। जैसे कंजम्पशन स्पेस में थोड़ा लगा था तो हमने थोड़ा ट्रिम किया था वहां पे, पर फिर भी हम अभी ये लेवल पे वापस वी आर लुकिंग एट अपॉर्चुनिटीज टू बाय। तो मैं ये भी देख रहा हूं कि आपके पोर्टफोलियो में कुछ एपीआई रिलेटेड फार्मा कंपनीज हैं मिड टीयर, जैसे लॉरस, और सिप्ला भी है बड़ी। इस बार सिप्ला ने बड़ी शानदार कमेंट्री दी डीआरएल के साथ, और पूरा सेक्टर, एक दिन तो पूरा सेक्टर गेन कर गया था। लॉरस की भी कमेंट्री छावा साहब का परसों ही बैठे थे हमारे चैनल पे। मैं इन दोनों स्टॉक्स के बारे में आपसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन कैटेगरीज के बारे में बताइए। फार्मा एक्सपोर्टर्स कैसे देखते हैं, और मिड टीयर फार्मा कंपनी जहां एपीआई प्ले भी है, थोड़ी आरएनडी भी है, कैटेगरीज कैसी दिख रही हैं? तो ऐसा है, ये एक्चुअली दोनों जो नाम लिए हमने तो बेच दिए थे पहले ही, काफी अच्छे भाव में बेचे थे उसके बाद में। एनीवे, एक चल गया और एक गिर गया, तो वो बात अलग है। पर द पॉइंट इज के एक्चुअली हमारा क्या व्यू था, ये था कि जो यूएस में जो प्रेशर दिख रहा है वो मतलब जेनरिक स्पेस में वो कंटिन्यू रहेगा, और वो एक्चुअली कंटिन्यू रहा। एक्चुअली एक बड़ी कंपनी ने अपना K6 फॉर्म फाइल किया था यूएस में रिसेंटली, जो यूएस इंडिया की कंपनी है, और उसमें भी हमने देखा कि 8-9% प्राइस कंप्रेशन उनका है उस क्वार्टर में। तो आप अभी ये समझिए, जैसे किसी का $500 मिलियन का जो पोर्टफोलियो होता है और 10% कंप्रेशन होता है, तो उनके पास 50 मिलियन तो सिर्फ चाहिए होगा रिप्लेस करने को पुराने सेल्स को। तो वैसी पाइपलाइन हमें दिखनी चाहिए, जो हमें नहीं दिख रही थी इंडिया में। पाइपलाइन नहीं दिख रही थी विच कुड सब्स्टिट्यूट ये प्राइस कंप्रेशन। तो इसलिए हम मूव आउट हो गए थे काफी नामों से, और अभी भी हमें यही लगता है कि ये प्रॉब्ली एक होप ट्रेड प्ले आउट हो रहा है वहां पे। बट ज्यादातर हमें इंडिया सेंट्रिक जो है फार्मा कंपनी, वो ज्यादा पसंद है। तो इसलिए हम वहां उस स्पेस में हम नाम ढूंढ रहे हैं जहां पे वी कैन इन्वेस्ट।
लेकिन वहां पे भी अनफॉर्चुनेटली वैल्यूएशंस काफी हाई हैं, इसलिए हम बड़े सिलेक्टिवली हम नीश प्लेयर्स को ढूंढ रहे हैं, कैन कैप्चर इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ है। जब आप पर कैपिटा इनकम्स बढ़ती है तो ऑब्वियसली हेल्थ स्पेंड्स भी बढ़ते हैं, तो इसलिए हमें फार्मा, डोमेस्टिक फार्मा ज्यादा अच्छा लगता है। का दिनशा, जैसे आपने बात ही गई कि पर कैपिटा जीडीपी जहां जहां बढ़ेगा वहां वहां अपॉर्चुनिटीज आप देख रहे हैं, तो अगर इसे हम इंडेक्स के लिहाज से भी देखें ओवर द, अगर इसे स्प्लिट करना चाहें, क्योंकि लार्ज कैप में हमने इंडेक्स में एक बड़ी मूव देखी 19,000 से 20,000 आने में, मिड कैप स्मॉल कैप ने बाद में कैचअप किया और मिड कैप स्मॉल कैप लेकिन अब भी चल रहे हैं। तो ये जो अगर एक कंपैरिजन ड्रॉ करनी है तो क्या अपॉर्चुनिटीज अब भी आपको लगता है मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा दिखेंगी आने वाले रेस्ट हाफ ऑफ द ईयर के लिए? जी प्रियंका जी, एक्चुअली स्मॉल कैप तो एक दरिया है, क्योंकि 250 शेयर के बियॉन्ड, टॉप 250 शेयर के बियॉन्ड सब स्मॉल कैप है। तो इसलिए तो हमें लगता है कि वो स्पेस तो काफी हद तक आपको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, और एक्चुअली हमारा आज की तारीख में फोकस उसी स्पेस में है, मिड कैप और स्मॉल कैप में है। बिकॉज अगर जो हम बोल रहे हैं कि हमारा जीडीपी 11% नॉमिनल ग्रोथ आगे चलते होने वाला है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं 2027 तक, तो ऑब्वियसली एमएसएमई जो है वो बड़े कंट्रीब्यूशन, उनकी तरफ से बड़ा कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा, और एमएसएमई ही है जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे हम काफी आइडियाज खोज रहे हैं, और वहीं पे हमारा एनालिस्ट का ज्यादा टाइम जा रहा है आजकल। ठीक है दिनशो, आपने कुछ टाइम पहले आप बता रहे थे आपने अडानी ग्रुप के शेयर्स को प्लस किया है, वो अभी भी है ना आपके पोर्टफोलियो में, बेचे तो नहीं? और दूसरा, क्या वापस आप एवरेज करोगे, कुछ और माल लोगे अडानी ग्रुप का? अब तो काफ़ी समय हो गया रिपोर्ट आए, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो सारी चीज़ें पता ही लग गई हैं। जी मैं बोलूंगा नहीं कि ग्रुप स्पेसिफिक है कि नहीं, कि हमारे पास है स्टॉक, और हमने ऐड भी किया है। सो इनफैक्ट हमारा वेट वापस एक कंफर्ट लेवल तक आ गया जो हमें चाहिए था, तो वैसा है। तो वहां पे प्लस दूसरा, एक्चुअली आप देखिए, अगर इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो ऑब्वियसली एक जो कंपनी है जो 40% कंटेनर ट्रैफिक कंट्रोल करती है कंट्री का, 25% पोर्ट ट्रैफिक कंट्रोल करती है कंट्री का, तो वो एक बड़ा लॉजिस्टिक्स हब सा है वो कंपनी का, जो जो ऑब्वियसली ग्रो करेगा इसके साथ। और दूसरा, इसलिए हमें 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 तो काफी कंफर्ट है वहां पे। और दूसरा जो हमारे पास था वो एक सीमेंट प्ले था उनका, जो एक्चुअली उन्होंने एक्वायर किया था। तो यही दो कंपनियां हमारे पास, सो एंड वी आर क्वाइट कंफर्टेबल। बताइए दिनशो कि ये एक बॉम्ब्ड आउट एरिया है पूरा, केमिकल्स थोड़ा ग्लोबल सेंट्रिक भी है, भयंकर तरीके से डाउनग्रेड्स आ रहे हैं गाइडेंस को लेके वगैरह वगैरह, इन्वेंट्री बढ़ी हुई है। क्या आप उस एरिया में वैल्यू हंटिंग करेंगे या आप रिसर्च कर रहे हैं? और क्योंकि ये एक कंप्लीटली अनलव्ड हिस्सा बन गया है बाजार का। जी हमें एक्चुअली पहले भी इतना पसंद नहीं था, क्योंकि देखा क्या क्या हो क्या रहा था वो सेक्टर में, ये था कि चाइना मूव आउट कर रहा था और इंडिया बेनिफिट कर रहा था फ्रॉम दैट। चाइना मूव आउट कर रहा था बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट, ईएसजी के लिए वो मूव आउट कर रहे थे, एंड इंडियन कंपनीज वर ट्राइंग टू कैप्चर दैट एनवायरमेंट अनफ्रेंडली अपॉर्चुनिटी जो थी वो कैप्चर कर। तो हमें तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था वैसे भी, कि हमें लग रहा था कि ये वैल्यूएशन भी ग्लोबली कोई प्लेयर इसको इतनी ध्यान से नहीं देखेगा, और वही हुआ एक्चुअली। डोमेस्टिक प्ले, डोमेस्टिक वाले जो थे इन्वेस्टर वो ज्यादा बुलिश थे इस सेक्टर में। हमारे पास बहरहाल एक ही स्टॉक है, और वो भी हमने इसलिए लिया था क्योंकि वो ग्रीन गैसेस में है, और दूसरा पैकेजिंग वगैरह करते हैं, तो इसलिए हमने वो रखा है। लेकिन वहां पे भी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने वहां पे भी पैसे कमाए, पर वहां पे भी और एक्चुअली हमें लगता नहीं कि हम आगे चल के भी ये सेक्टर अभी देखेंगे इतने ध्यान से, बिकॉज एनीवे चाइना वापस घुस रहा है इस सेक्टर में, तो इट्स फायदा नहीं है, फिर से वही जो स्टोरी है सेम पैन आउट हो जाएगी। तो ये स्पेस आपको कम पसंद आता है दिनशा, ऐसे कौन से और स्पेसेस है जिसे आप अभी भी अवॉइड करना चाहेंगे? जी आईटी एक डेफिनेट स्पेस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे हम दूर काफी टाइम से एक्चुअली परे हैं, और अभी भी हमें लग रहा है कि परे ही रहना अच्छा रहेगा। आपने देख लिया जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स आए थे, काफी डिसअपॉइंटिंग थे। एक आध कंपनी थी जिसने अच्छा किया था, और मार्केट ने भी उसको अच्छी तरह वो किया, मतलब प्राइस बढ़े उनके, लेकिन जो खराब किए उनके तो भाव आपने देख ही लिए। और हमें तो यही लग रहा है कि एक्चुअली आगे चल के भी हमें नहीं लगता कि जो ये बीच में वापस रैली आई थी थोड़ी बहुत, वो होप ट्रेड ही था और वो फिजल आउट हो गया। और यही लग रहा है कि लोग यही सोच रहे हैं कि प्रॉब्ली यूएस में रेट कट आना चालू हो जाएगा एंड ऑफ द ईयर तक,
पर हमें लगता नहीं है कि वो होगा। हमें तो लगता है कि मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर तक वही यही उनको या तो थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा या स्टैंड उतना ही रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन काफी हद तक वापस ऊपर आ रहा है आस्ते आस्ते। तो इसलिए हमें लग रहा है कि बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम आईटी इवन नाउ। और वैल्यूएशन भी आप देख लीजिए, प्री कोविड के हिसाब से अभी भी काफी प्रीमियम पे घूम रहे हैं। इसलिए हमें और एक्चुअली ग्रोथ रेट जो है वो प्री कोविड से आधी हो गई है। तो इसलिए तो हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। दिनशा, अब अर्निंग्स ऑलमोस्ट अभी कंप्लीट हुई हैं, बट आगे वाली अर्निंग्स में आप किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहने वाले हैं? यानी कि अगले 2 क्वार्टर किसकी अर्निंग्स को आप ज़्यादा क्रिटिकली वॉच करेंगे, फिर फैसला लेंगे कि हाँ अब ठीक है या अब खराब है? जी, अर्निंग्स तो एक्चुअली बहुत ही अच्छी आई है। मिक्स बैग है, जहाँ पे अच्छी है वहां पे अच्छी है, लेकिन जहाँ खराब थी वहाँ काफी खराब हुई है अर्निंग्स। तो हमें तो एक्चुअली लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड ये अर्निंग्स का इशू इतना नहीं होगा जितना वैल्यूएशन का होगा। वैल्यूएशन में अगेन जैसे पॉकेट्स हैं, जहाँ पे लाइक एफएमसीजी में तो काफी पॉकेट्स हैं जहाँ पे वैल्यूएशंस काफी स्ट्रेच थे। इसलिए हमें वो तो अवॉइडेबल लग रहे हैं, और हमें लगता भी नहीं है कि आगे चल के भी इस स्पेस में ज्यादा ग्रोथ आएगी टू जस्टिफाई दिस काइंड ऑफ वैल्यूएशंस। दूसरा काफी पेंट्स का सेक्टर है जहाँ पे हमें लग रहा है कि अगेन ये रिजल्ट आपने देख ही लिए मेजर्स के। डेकोरेटर्स में इतना ग्रोथ नहीं आया था जितना इंडस्ट्रियल में आया था। इंडस्ट्रियल में मार्जिन नहीं होता है, डेकोरेटर्स मार्जिन होता है, इसलिए मार्जिन कंप्रेशन हुआ। और अभी तो क्रूड वापस ऊपर जा रहा है। तो ये दूसरा है जो अवॉइडेबल एरिया है, जहाँ पे हमें लग रहा है कि थोड़ा आगे चल के प्रॉब्लम होगा। तो ये सब सेक्टर्स हैं जहाँ पे हमें ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे अवॉइड करें। बहरहाल एक्चुअली अगर जो आप देखें जब भी ऐसे जीडीपी मूव होते हैं, और बाय द वे इंडिया चाइना के बाद ऐसा ही एक इकोनॉमी होगा जो इतनी साइज वाला ग्लोबली एक अपॉर्चुनिटी देगा सबको टू इन्वेस्ट इन ग्रोथ। और इसलिए हमें इतना कंफर्ट है यहाँ पे। और जब ये ग्रोथ आती है तो मेनली कंजम्पशन से आती है, और वो भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन से आती है। और दूसरा फाइनेंशियल जो होते हैं वो जो स्पेंड होता है डिस्क्रिशनरी का केपेक्स का, उनको फंड करते हैं। तो इन दोनों सेक्टर से आती है। तो ये 2 सेक्टर तो हमारे कोर रहेंगे आगे चल के, और इसीलिए हम काफी कंफर्टेबल हैं। आप अपने कोर सेक्टर्स पर थोड़ा फोकस करेंगे, ठीक है। शुक्रिया दिनशा आज समय देने के लिए और ये बात हमसे करने के लिए। तो क्लियरली दिनशा को वैल्यू ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में दिखती है, और ऑफ कोर्स कई सारे स्पेसेस और सेक्टर्स की हमने बात की। आईटी अभी भी उन्हें पसंद नहीं आता, केमिकल से वो थोड़ा सा अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो ये जस्ट आपसे बात करने का शुक्रिया।